Good morning. Good morning dear students. पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों के बारे में बताया था कि भारत के संविधान में कौन कौन सी संघीय विशेषताएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से थी द्वैध पद्धति, शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय और द्विसदनीय। जैसा कि आपको विदित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत देश बहुत विशाल राष्ट्र है। भारत देश में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है। इस कारण देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार द्वारा करना संभव नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि भारत के संविधान में परिलक्षित होती है। इसी प्रकार अन्य बहुत सारी विशेषताएं थी, जिसमें लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारी विशेषताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक सा प्रतीत होता है। पुनरपि आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन जब हम भारत के संविधान का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक है। यानी भारत के संविधान में बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। चूँकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से संविधान का निर्माण किया है, उससे ये प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक सा लगता है। इस संदर्भ में पीटी चाको का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक है, किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं, केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं और व्यवहार्थ है राज्य विधानमंडलों को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। इसी प्रकार पीएस देशमुख का मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है कि भारत का संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। जब हम भारत के संविधान का अध्ययन करते हैं तो भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के एकात्मक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है भारतीय संविधान के अंतरंग या आंतरिक भाग में उपस्थित एकात्मक तत्व, यूनिटरी फीचर्स प्रेजेंट इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत के संविधान की विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं या संविधान के आंतरिक भाग का, इंटरनल पार्ट्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक अधिक है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं सशक्त केंद्र या शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में,
किया गया है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफ़ी विरुद्ध है। प्रथमतः केंद्र सूची में राज्यों के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं। दूसरा, केंद्र सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। तीसरा, समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। अंततः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। जैसा कि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें भी बहुत अधिक असमानता है। जैसा कि 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघ सूची, जिसमें 97 विषय हैं, उस पर केंद्र सरकार को कानून निर्माण का अधिकार है। राज्य सूची, जिसमें मूलतः 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, इस पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची, जिसमें मूल रूप से 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं, उस पर भी केंद्र और राज्य दोनों को कानून निर्माण का अधिकार है। परंतु जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया है कि अगर समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण को लेकर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार का निर्णय ही मान्य होता है। इस प्रकार संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। केंद्र सरकार के मुकाबले राज्यों को कम शक्तियां प्रदान की गई है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का संविधान संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है, यानी संविधान के एकात्मक विशेषताओं के रूप में ये परिलक्षित होता है कि सशक्त केंद्र की स्थापना के कारण भारत का संविधान एकात्मक है। इसी प्रकार अवशेष शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है, यानी अवशेष शक्तियां भी केंद्र को प्रदान की गई हैं। इन सब से ये प्रतीत होता है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में अधिक है, राज्यों के पक्ष में कम है। इसलिए भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक अधिक है। नंबर 2, इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि आपको विदित है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। आपका जन्म भारत देश के किसी भी प्रांत में हुआ हो, किसी भी जिले में हुआ हो, किसी भी गांव में हुआ हो, आप भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। जबकि अमेरिका में जहां संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहां दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। इसलिए इकहरी नागरिकता से भी, सिंगल सिटीजन से भी ये प्रतीत होता है कि भारत का संविधान एकात्मक है। अगर सही मायने में संघात्मक शासन व्यवस्था होती तो केंद्र की नागरिकता अलग होती और राज्यों की नागरिकता अलग होती, परंतु भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। इसलिए भी भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक अधिक है। तीसरी विशेषता है एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इससे तात्पर्य होता है कि भारत में एकल संविधान का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार इकहरी नागरिकता है, उसी प्रकार भारत के संविधान में एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। चूँकि राज्यों का अपना कोई अलग संविधान नहीं होता, इसलिए भी ऐसा प्रतीत होता है कि जब संघात्मक व्यवस्था होती
जब भारत में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया तो फिर राज्यों के लिए भी अलग संविधान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रावधान भी भारत के संविधान में नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का जो निर्माण किया है वो भारत के संविधान के नाम से है, इसलिए भी ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का संविधान एकात्मक अधिक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से भी भारत का संविधान एकात्मक है, संघात्मक नहीं। और संविधान में संशोधन करने का काम भी संसद के द्वारा ही होता है। संसद के एक बड़े हिस्से में संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधन किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में अन्य राज्य भी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए एकल संविधान से भी भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक है। चौथा है, केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है। अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे। तो केंद्र सरकार को यह भी अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है, जिसमें अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे। इसी प्रकार दूसरा प्रावधान है, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करने का काम भी संसद को प्राप्त है। यानी किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम या ज़्यादा करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। तीसरा पॉइंट है, राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम बदलते। इसके लिए यद्यपि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से विचार विमर्श करता है, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो तीसरी बात यह है कि राज्य की सीमाओं में उसके नाम को बदलने का काम भी केंद्रीय सरकार को है। हालांकि इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति ऐसा करते समय उस राज्य के विधानमंडल से विचार विमर्श करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इन विशेषताओं से भी ये प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है, और ऐसा होता भी आया है। जैसा आपको विदित है, बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया, मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया, या अन्य कई राज्यों के नाम भी केंद्र सरकार बदल सकती है। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। इसलिए भी प्रतीत होता है या इससे भी आभास होता है कि भारत का संविधान में संघात्मक की बजाय एकात्मक विशेषताएं ज़्यादा परिलक्षित होती हैं। नेक्स्ट है एकीकृत न्याय व्यवस्था या एकीकृत न्यायपालिका। भारत के संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई है। यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो न्यायपालिका की स्थापना के साथ की गई थी, और इसके अधीन राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। पिरामिड से तात्पर्य होता है
कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, वो पिरामिड कहलाता है, यानी ऊपर से नीचे आना। राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए भी भारत में संघात्मक की व्यवस्था एकात्मक विशेषताएं ज़्यादा परिलक्षित होती हैं, क्योंकि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था या एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। यानी भारत देश में संपूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय एक है। हालांकि कार्य व्यवस्था के लिए विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भारत देश में एक ही है। इसलिए भी भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक विशेषताओं से परिलक्षित होती है। तो ये थी कुछ विशेषताएं जो भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण लिए हुए प्रतीत होती हैं। यानी भारत का संविधान संघात्मक की बजाय एकात्मक सा प्रतीत होता है। जैसा कि पीटी चाको ने कहा है कि भारत का संविधान शरीर से संघात्मक है लेकिन आत्मा से एकात्मक है। इसी प्रकार देशमुख का मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। तो ये कुछ विशेषताएं आज के वीडियो में मैंने आपको बताई है, जिनसे ये प्रतीत होता है कि भारत का संविधान एकात्मक विशेषताओं से परिलक्षित है। यानी भारत के संविधान में संघात्मक की बजाय एकात्मक विशेषताएं अधिक हैं। आगे की विशेषताएं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।